हेलो मेरे 29 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो आ जाओ सभी लोग, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। तो अगर जा रहे हो 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 12th बायोलॉजी के एक ऐसे पेपर को लेकर आया हूं जो आपका बायोलॉजी में 70 में 70 क्लियर करा सकता है। अब आप लोग कहेंगे सर आप पेपर्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं पेपर्स क्यों देता हूं? देखिए, पेपर से आपको एक आइडिया मिलेगा कैसा हमारा क्वेश्चन आएगा, और वैसे मैं पेपर को सॉल्यूशन के साथ देता हूं, और पेपर में आपको वो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इस बार 2024 में आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 बायोलॉजी वायरल पेपर 29 फरवरी को जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, यानी कि जो पेपर मैंने यहां पे ले रखा है इसको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखिए जो भी क्वेश्चन आपके हैं इस पेपर में उन सबका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है सारे का हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 29 फरवरी को एग्जाम देने जाना है। ठीक है, देखिए क्लास 12 बायोलॉजी 2024 का ये पेपर है। देखो 2024, इधर आपका पेपर कोड लिखा हुआ है, जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो साइड में पेपर कोड लिखा रहता है। ठीक है, इधर आपका रोल नंबर नाम रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए सबसे पहले टाइम तो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक 70 का रहता है, क्योंकि 30 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाते हैं प्रैक्टिकल से। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए कुछ निर्देश हैं। निर्देश वही है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जहां पे आपको फिगर बनाने को दिया जाए वहां पे आपको फिगर भी बनाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया, बस इतना सा दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो अगर हम देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इन सबको अगर लेकर चलें तो सबसे कम नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी में ही आते हैं, क्योंकि बायो में टोटल 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिलते हैं। वैसे ये चारों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको सही ऑप्शन चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो निम्न में कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र लिखा है। ठीक है, वर्तिकाग्र कर दीजिएगा। तो फर्स्ट है वर्तिका, सेकंड है वर्तिकाग्र, थर्ड है परागकण, फोर्थ है अंडाशय। तो देखिए जो परागकण है ये स्त्री केसर का भाग नहीं है। जैसे हमारे पौधों में क्या होता है, पुष्पी पौधों में, कि जो पुंकेसर होता है वो नर भाग होता है और जो स्त्री केसर होता है वो मादा भाग होता है। ठीक है, तो मादा भाग में वर्तिका पाई जाती है, वर्तिकाग्र भी होता है, अंडाशय तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन परागकण नहीं पाए जाते, क्योंकि परागकण जो है ये नर युग्मक है। ठीक है, ये जो है मेल गैमीट है हमारे पुष्पी पादपों में। ठीक है, तो ये हमारे पुंकेसर का भाग है। ठीक, तो ये आपका का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ये नहीं वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग है, तो आप लोग वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय किसी में से मार देंगे, किसी पर भी टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं वाला आपको विशेष ध्यान देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, देखो जीन उपस्थित होते हैं। जीन्स कहां उपस्थित होते हैं? ठीक है, फर्स्ट है गुणसूत्रों पर, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया में, थर्ड है हरित लौकों में, फोर्थ है उपरोक्त सभी में। देखिए इन सभी में जीन होते हैं, गुणसूत्रों में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, हरित लौकों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगर उपरोक्त में से सभी कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो समझ लो वो ऑप्शन लगभग 90% सही ही रहता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। गा वाला देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मुख्यतः किससे पृथक किए जाते हैं? जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो मुख्यतः किससे पृथक किए जाते हैं, किससे अलग किए जाते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है शैवाल, सेकंड है कवक से, थर्ड है प्रोटोजोआ से, फोर्थ है प्रोकैरियोट से। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा प्रोकैरियोट से। देखिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो मुख्यतः प्रोकैरियोट से पृथक किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। ठीक है, उसी से पाए जाते हैं। देखिए एमआरएनए से डीएनए प्रतिलिपि बनाने में इस तकनीक का प्रयोग होता है। मतलब अगर आपको एमआरएनए से डीएनए प्रतिलिपि बनाना है तो किस तकनीक का हम यूज करेंगे? ठीक है, फर्स्ट है जीन स्थानांतरण, सेकंड है प्लाज्मिड, थर्ड है सीडीएनए, फोर्थ है रेप्लिका प्लांटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीडीएनए। अगर आपको एमआरएनए से डीएनए प्रतिलिपि बनाना है
तो इसके लिए हम cDNA टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये तो था आपका 4 क्वेश्चन था टोटल, ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर का 4 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी एक एक नंबर के आते हैं। आप लोग कहेंगे सर इसका नाम तो मैंने पहली बार सुना है। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है जो डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उससे छोटा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अगर आप 2023 बायो का जो पेपर है उसको उठाकर देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, जैसा पैटर्न मैं इस क्लास में बता रहा हूं। देखिए दूसरे का क्या है, MALT क्या है, माल्ट क्या है। ठीक है, MALT, तो देखिए MALT क्या है, हम इसका आंसर आपको पूरा बताएंगे। का देखो MALT ये क्या होता है। देखो किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने पर प्राप्त उत्पाद MALT कहलाता है। मतलब कोई भी अन्न है उसको अंकुरित करा दीजिए, मतलब आप लोग उसको थोड़ा सा भिगो दीजिए ताकि वो अंकुरित हो जाए। ठीक है, अंकुरित हो गया, फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाएं, मतलब गर्म हवा की सहायता से उसको सुखाइए, फिर जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट वो MALT कहलाएगा। समझ में आया? तो किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने पर प्राप्त उत्पाद MALT कहलाता है। ठीक है, अन्नों के माल्टन से उनमें एक एंजाइम पैदा होती है जो मूल अन्न के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। मतलब अगर आप लोग अन्नों का माल्टन कराते हैं, माल्टन का मतलब अगर आप उसको अंकुरित कर कर गर्म कराते हैं तो क्या होगा, उसमें एक एंजाइम पैदा होती है जो मूल अन्न के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। मतलब जो अन्न में स्टार्च पाया जाएगा उसको शर्करा में चेंज कर देगी। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए खा, टैपिटम क्या है, इसका क्या महत्व है, मतलब टैपिटम क्या होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर है ये उसी का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैपिटम क्या है, जो देखो टैपिटम क्या होता है, टैपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। मतलब हमारे पौधे में जो परागकोश पाया जाता है उसके सबसे इंटरनल परत को हम टैपिटम कहते हैं, सबसे आंतरिक परत को हम लोग टैपिटम बोलते हैं। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। मतलब जो टैपिटम है ये जो विकासशील परागकण होते हैं, ठीक है, उनको ये पोषण प्रदान करती है। ठीक है, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। टैपिटम की जो सेल्स होंगी, जो कोशिकाएं होंगी वो सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। मतलब आपको इतना समझना है कि टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है और ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। कभी कभी आता है कि टैपिटम का कार्य क्या है, तो टैपिटम जो है ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, उनका पालन पोषण करती है। ठीक है, आगे देखिए, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, गा वाला। अपरा से किस प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है? अपरा, ठीक है, आपने सुना होगा, नाम स्त्रियों में होता है अपरा। ठीक है, इससे किस प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है? तो देखिए गा वाला आंसर है अपरा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको HCG बोलते हैं। देखो सॉल्ट में HCG बोलेंगे और वैसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलेंगे। ठीक है, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हम HPL बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो अपरा होता है उससे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ठीक है, अपरा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घा वाला। मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु कौन से पादप का चयन किया? मतलब मेंडल जी ने अपने प्रयोगों को करने के लिए किस पौधे को चुना था? सिंपल सा है, बताइए किस पौधे को चुना? मतलब मटर के पौधे को चुना। बस मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर के पौधे को चुना, इतना लिख दीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर आंसर। ठीक है, घा देखो, अंगा नंबर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, मैंने बताया टोटल एक एक नंबर का 5 नंबर आपको मिलेगा। मतलब रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है। जो बाघ होते हैं, टाइगर्स, ठीक है, उनके लिए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक, और अपने प्राकृतिक आवास में राजसी शिकारियों को देखने के लिए भारत में सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। मतलब रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
समझ में आया। और अपने प्राकृतिक आवास में राजसी शिकारियों को देखने के लिए भारत में सबसे अच्छे स्थानों में से ये एक है, सबसे अच्छे प्लेसेस में से ये एक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक एक नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको फुल सॉल्यूशन बताया। 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे भैया। ये टोटल यहां पे भी काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको इसके लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस का मैं इसमें आंसर बताऊंगा, ज्यादा नहीं। देखो तीसरे का है पुष्पी, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पुष्पी पादपों में भ्रूण कोश एक त्रिगुणित संरचना है, स्पष्ट कीजिए। मतलब पुष्पी पौधों में जो भ्रूण कोश होता है ये एक त्रिगुणित संरचना होती है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, खा देखो जीएम फसलों के क्या लाभ हैं, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। गा देखो मानव के शुक्राणु की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करो। मतलब मनुष्य का जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसका आपको वर्णन करना है। अंगा नंबर देखो, ये निम्न पर टिप्पणी लिखिए, असंग जनन अनिषेक फलन। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये नीचे रहना चाहिए। चलो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, हो सकता है इसमें से एक ही आए। ये ध्यान रखिएगा कि काखा गगा अंगा करके 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के इसमें रहेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नीचे होना चाहिए था 3 नंबर में, लेकिन चलो आ गया है तो इसको जान लेते हैं। इन दोनों को मैं बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 2 में आए चाहे 3 में आए, करना तो हमें सॉल्व है ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असंग जनन को देखते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो असंग जनन, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। वैसे बेसिकली अगर एक पौधे से नया पौधे का निर्माण करना है तो भैया युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में कि पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता और इनकी अनुपस्थिति में भी नया पौधा निर्मित हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम असंग जनन बोलेंगे। ठीक है, इसकी खोज बिंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये भी क्वेश्चन आता है, असंग जनन की खोज किसने की, तो बिंकलर नामक वैज्ञानिक ने। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है कायिक जनन। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा जन्म लेता है। इसको मैं पहले बता चुका हूं पेपर्स में, आपको मैंने इसको बताया था। ठीक है, जैसे गन्ना आलू आदि। देखिए गन्ना और आलू जो होता है इसमें बीज नहीं बोया जाता, इसमें जो इसका तना है या पत्ती है, तना, ठीक है, उसी को बो दिया जाता है, उसी की बुआई कर दी जाती है और उसी से नए अंकुरण करके नए नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कायिक जनन के अंतर्गत आता है। अनिषेक बीजता मतलब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण हो जाता है, ये भी असंग जनन के अंतर्गत आता है। देखो इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। मतलब अनिषेक बीजता क्या है, ठीक है, ये लैंगिक जनन की उपस्थिति में बीज का निर्माण होगा। इसमें इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनिषेक बीजता, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन अगर आता है तो सिंपल सा है, नाम से ही स्पष्ट है, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाना। देखो ये शब्द नॉल ने दिया, अनिषेक फलन जो वर्ड है इसको नॉल ने दिया था, नॉल नामक वैज्ञानिक ने। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना निषेचन के जो फल निर्माण होती है, फल निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसी को हम अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। जैसे देखो अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मतलब इसमें प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल निर्माण हो जाता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जा सकता है। मतलब अनिषेक फलन जो प्रक्रिया होती है इसको हम किसी पौधे में ऑक्सिन और जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनिषेक जनन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। ठीक, इस सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि अनिषेक फलन हमारे फर्स्ट चैप्टर में अनिषेक फलन और असंग जनन, बहुभ्रूणता, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप लोग सर्च करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी क्लासेस, ठीक है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आएंगे। हमारा 10 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न भैया टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं, 3-3 नंबर के, 36 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। मतलब आधा पेपर, लगभग आधे पे ज्यादा पेपर लघु उत्तरीय प्रश्नों का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे 4 का है क्वेश्चन कि हाइब्रिडोमा क्या है, इसके लाभ बताइए। हाइब्रिडोमा क्या होता है और इसके लाभ क्या है। देखो इन सबका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला, अलग अलग क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसका मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे बायो में बहुत ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ। देखिए कैंसर क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कैंसर, ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, इसका वाहक कौन है, इसके पोषण के नाम बताइए, साथ ही यह भी लिखें कि इनमें जीवन चक्र की कौन सी अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये भी मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर में दे दिया गया है, इसको लास्ट में होना चाहिए था, ठीक है। मतलब लास्ट क्वेश्चन में शायद इसको होना चाहिए था, लेकिन चलो दे दिया गया है तो इसको जान लेते हैं, ये लास्ट में आता है। इसके जगह पर क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, ठीक है, 3 नंबर वाला, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्वेश्चन भले ही यहाँ पे आ गया हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जगह पर क्वेश्चन दूसरा आएगा, ठीक है। हो सकता है यही आ जाए। देखो बीटी कपास कीट प्रतिरोधक होता है क्यों, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पे 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, ऐसा मत समझिएगा 5 नंबर वाला यहां पे आ जाएगा, नहीं, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे 12-12 करके 3 बार क्वेश्चन रहेंगे, 36 नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर हो चुका है। अब देखिए 5 का है, पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। ये आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का रहेगा। लघु उत्तरीय अभी हम चल रहे हैं। देखो कारण स्पष्ट कीजिए। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के छोटे अणु एनोड के अधिक निकट मिलते हैं। दूसरा है पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये 1.5 नंबर यानी कि 3 नंबर का रहेगा। भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन करो, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। टीकाकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसकी विधि समझिए, 3 नंबर। तो यहाँ पे भी 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 12 नंबर मिलेंगे। अब ऐसा मत समझिएगा यही क्वेश्चन आए, हो सकता है चेंज हो जाए क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ फिगर्स मैं बता देता हूं, उसको आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे आप परिपक्व परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना, आवृत बीजी बीजांड की संरचना फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। भ्रूण कोश की संरचना भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद में और भी फिगर है, जैसे दूसरे चैप्टर में मानव जनन में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये फिगर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको पता ही है। फर्स्ट चैप्टर में आप लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, सेकंड में शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, इन सबको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये भी 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन ही रहेगा। देखो अवशेषी अंग क्या है, इनके उद्विकास के विषय में क्या पता चलता है, ठीक है। मानव के किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए, 3 नंबर। जैसे कृमि रूप परसेशिका है, ठीक है, पुच्छ कशेरुका है, ये सब अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। अवशेषी अंग ऐसे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, लेकिन इसका प्रयोग ना करने पर धीरे धीरे विलुप्त हो गए, मतलब सिर्फ हमारे अंदर अवशेष के रूप में बचे हैं, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, स्पष्ट कीजिए। ये पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा ही होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, मतलब जो प्रभाविता के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आनुवांशिक कूट क्या है, जेनेटिक कोड्स, इनके प्रमुख लक्षण बताइए, ये भी 3 नंबर का। मतलब यहां पे भी 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब 12 करके 3 बार क्वेश्चन रहेंगे, आपको 36 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों के दिए जाएंगे। तो इससे हम ये निष्कर्ष हमने निकाला कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, किसी तरह, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे हम लोग आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ये 15 नंबर के टोटल आएंगे। जैसे 7 नंबर देखो, पारितंत्र के जैविक घटकों के अंतर संबंधों का विस्तृत टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर। अथवा लगा है।
खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए 3 नंबर। मतलब खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, इसके लिए 1 नंबर, ये कितने प्रकार की होती है, इसके लिए 1 नंबर, और खाद्य श्रृंखला एवं जाल खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए 3 नंबर। ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अथवा लगा था। 8वां देखिए, ये प्रवाह आरेख द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वाहित मल उपचार जैव उर्वरक, 3, 2, 5 नंबर का ये भी रहेगा। मतलब आपको जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं पता मान लीजिए तो उसमें अथवा लगा रहेगा, आप दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है, बस थोड़ा सा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक नहीं पता दूसरा करो। 9 नंबर देखिए, मानव सहित सभी जीवों के लिए उद्विकास एक सतत प्रक्रिया है, स्पष्ट करो। मतलब हम मनुष्य सहित सभी जीवों के लिए जो विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है, स्पष्ट आपको करना है, 5 नंबर का आएगा। अथवा लगा है, नहीं पता तो इसको कीजिए आप। विकास के सिद्धांतों के संबंध में लैमार्क एवं डार्विन के योगदानों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, 5 नंबर का, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको आए आप कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर यहीं पर फिनिश होगा क्योंकि मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 नंबर के निश्चित उत्तरीय प्रश्न, 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और 12 करके 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, और 15 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टोटल अगर आप लोग ऐड करेंगे 36, 10, 46 और 4, ठीक है, 50, 55 और 15, 70 नंबर का आपका हो जाएगा पूरा पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से पैटर्न रहेगा और ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे कम नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर जो विशेष ध्यान देना है वो इन पर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि 70 में से 36 नंबर सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्नों के ही रहेंगे, ठीक है। तो इनको ज्यादातर आप लोग पढ़िएगा। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 12th बायोलॉजी का एक पेपर भी बताया, कुछ सॉल्यूशन भी बताया जहां तक मैंने बताया, ठीक है। बाकी आगे के क्लासेस मैं आपको देता रहता हूं, आप लोग यूट्यूब पे जाकर हमारे शुभम लेक्चरर देख सकते हैं और जुड़े रहें ताकि ऐसे ही आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।